बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आप लोग अपनी बसंत भाग 3 टेक्स्ट बुक निकाल लीजिएगा और उसमें चैप्टर 16 पानी की कहानी वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकाल करके चैप्टर 16 खोल लीजिए और हाथ में पेंसिल भी रखिएगा, क्योंकि साथ साथ में मैं अर्थ भी बताऊंगी। तो बच्चों, पानी की कहानी जिसे रामचंद्र तिवारी जी ने लिखा है, इसके लेखक जो है वो रामचंद्र तिवारी हैं। तो पानी की कहानी बच्चों, चैप्टर का जो नाम है, जो टाइटल है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि पानी के बारे में, पानी की क्या स्टोरी है, कि पानी कैसे बना, उसका घर, उसकी जगह, उसका स्थान, उसका महत्व क्या है, कैसे है, उसके बारे में बताया गया है। और ये पानी बेटा, इस पाठ में विज्ञान, साइंस से संबंधित बेटा बहुत ही उसके विषय से संबंधित विषय को, पानी पानी कैसे होता है बेटा, आपने साइंस में पढ़ा है, कैसे वो भाप बन के पानी उड़ जाता है, फिर बादल में जाता है, फिर कैसे बादल बन के वो गर्मी जब होती है तो बरसता है। तो वो साइंस की टेक्नोलॉजी है। तो उसके विषय को बहुत ही बेटा अच्छे तरीके से इस पाठ में बताया गया है। और इसमें पानी का जो है मानवीकरण करते हुए उसकी विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन है। पानी विभिन्न अवस्था, कैसे बच्चों वो बर्फ जो ठोस जब बन जाता है बर्फ के रूप में, वो भी पानी है बच्चों। पानी जो बरसता है वो भी पानी है, जो भाप बनता है वो भी पानी है। तो उसकी विभिन्न अवस्थाएं, उसका वर्णन बताया गया है इसमें बच्चों। और इसमें पानी के निर्माण, कि पानी का निर्माण कैसे हुआ तथा उसके अस्तित्व बचाए रखने की जानकारी दी गई है। और पानी के अस्तित्व को कैसे हमें बचाना है उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा बेटा जो ओस की बूंदें होती हैं, आपने देखा ना सुबह घासों पे ओस रहता है, ओस की एक बूंद, इसमें यही बताया गया कि ओस की जो एक बूंद है बच्चों, वो कैसे उसकी अनेक अवस्थाओं से गुजर कर किस तरह से वो ओस की बूंद जो है वो वायु में, हवा में जाती है, फिर बादल, बादल से फिर समुद्र में आती है, फिर वो बच्चों वो कैसे ज्वालामुखी और फिर नदी और नल के पानी से होते हुए फिर वही जो है कहाँ आता है बच्चों, नदी में आता है। फिर नदी के पानी को जो सारे प्रोसेस करके फिर नल में भेजा जाता है। फिर नल के पानी से होते हुए पेड़ के पत्ती तक की यात्रा, फिर जब वो बच्चों नल में आती है तो वहां से वो कैसे एक पेड़ के पत्ते पे वो बूंद की यात्रा का बहुत ही बखूबी वर्णन, यानी बूंद, एक बूंद की, ओस की बूंद की कहानी जो है बेटा, उसी की जुबानी मतलब ओस खुद अपनी कहा अपनी अपने जीवन के बारे में, उसे क्या करना है, कहाँ से वो बिछड़ गई है, कैसे आई है, उसके बारे में बेटा इस पाठ में बहुत ही अच्छा और सजीव वर्णन किया गया है। लेखक इसमें क्या है बेटा, जो रामचंद्र तिवारी हैं, लेखक अपने पथ पे तो चला जा रहा है, अपने रास्ते पे वो चला जा रहा था कि अचानक से बेर होता, बेर मतलब वो जो आप बोर खाते हो, बेर की झाड़ी के नीचे जैसे ही वो लेखक पहुंचता है रास्ते में, तो उसके हाथ पे एक ओस की बूंद आज गिरती है। अब बूंद कैसे बेटा सरक करके उसकी कलाई से हथेली पे आ जाती है, और लेखक जो है अचानक से बूंद के दो कण हो जाते हैं। वो जो बूंद आता है उसके हाथ पे लेखक के, उसके दो, आप देखो कोई बूंद लो तो उसके दो तीन कण ऐसे अलग अलग बन जाते हैं दो, और वो दोनों हिल हिल कर, कुछ ऐसा लगता है कि उसमें से कुछ स्वर उत्पन्न हो रहा है, कुछ आवाजें आ रही हैं। लेखक ने भी महसूस किया कि कहीं से कोई कह रहा है, सुनो सुनो, ऐसे करके आवाज कोई आ रही है। लेखक ने बड़े ध्यान से सुना तो पाया कि यह आवाज तो उन्हीं कणों में से जो उसके हथेली पे आ गई है, वो बूंद उसमें से आ रही है। अब लेखक जो है वो जो सुनो सुनो की आवाज थी बेटा, उसको अनसुनी ना कर सका, वो आगे ना बढ़ सका, और उसने उसके कहो कहते ही बूंद ने खुशी से कहा। अब जब लेखक ने उसके बदले में कहा, क्या कहो कहो कह रही है, कुछ कहो अपने बारे में, तो वो जो बूंद जो है बेटा, वो बड़ी खुशी से उसने कहा कि मैं ओस हूं, जिसे लोग जल और पानी भी कहते हैं। ओस जो है वो पानी की ही बूंद तो होती है ना बच्चों। तथा मैं बेर के झाड़ से आई हूं,
पेड़ से आई हूँ। लेखक ने जिज्ञासावश पूछा कि क्या पेड़ में फव्वारा है क्या? पेड़ पे तुम आई हो, पेड़ में से आई हो, तो क्या पेड़ के अंदर कोई फव्वारा है क्या पानी का? और लेखक के विश्वास से जो लेखक ने अविश्वास से दुखी बूंद ने लेखक को अपनी कहानी बतानी शुरू की। कि लेखक ने जो अविश्वास अपना पैदा किया कि पेड़ की जड़ में क्या कोई फव्वारा है क्या, तो उससे दुखी होकर बूंद ने लेखक को अपनी कहानी बतानी शुरू की। ये है बच्चों पूरी पानी की कहानी जिसको हम पढ़ेंगे। तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, मैं इसको पढ़ती हूँ, आप लोग देखते जाइए और पेंसिल भी लीजिएगा। मैंने आपको थोड़ा सा समरी जैसा बताया है इसमें। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पे आ पड़ी। अब लेखक कहता है रामचंद्र तिवारी जी कि मैं जैसे ही बेर की झाड़ी से आगे बढ़ा कि बेर की झाड़ी पर से मोती, एकदम मोती बूंद, ओस की बूंद कैसी होती बेटा, ऐसे लगता है कि मोती कोई झिलमिला रही है, और जब सूरज की किरणें उसमें पड़ती है तो और भी खूबसूरती उसकी बढ़ जाती है। मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पे आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरे कलाई पर से सरक कर हथेली पे आ गई। फिर लेखक ने क्या देखा कि ओस की जो बूंद है उसकी कलाई पर से सरक कर कहाँ आ गई बच्चों, उसकी हथेली पे। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई, और जैसे ही मैंने उसको अपने हाथ पे देखा, दृष्टि मतलब उसकी नजर वहां पड़ी, तो वो बूंद, जो ओस की बूंद थी, वहीं पे ठहर गई, मतलब उसकी कलाई पे ही रुक गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी, और थोड़ी देर में लेखक को ऐसा जान पड़ता है कि कोई सितार की आवाज आ रही है, उसमें से कोई संगीत सुनाई दे रहा है। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा, लेखक को ऐसा लगा कि कोई बाजा बजा रहा होगा। चारों ओर देखा पर वहां पे तो कोई नहीं था। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। फिर लेखक को अनुभव हुआ कि अरे ये स्वर तो उसकी हथेली, वो ओस की बूंद के अंदर से आ रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं। जब ध्यान से देखा लेखक ने, तो जो उसके हथेली पे वो ओस की बूंद थी बच्चों, उसके दो कण हो गए थे, और वे दोनों हिल हिल कर एक स्वर उत्पन्न कर रहे थे। और वो दोनों बूंद जो है बच्चों हिल हिल के एक आवाज, एक स्वर उत्पन्न हो रहा था, मानो बोल रहे हों। क्या बोल रहे थे? उसी सुरीली आवाज से में मैंने सुना। वो क्या बोल रहे थे? सुनो सुनो। मैं चुप था। वो ओस की बूंदें क्या कहती हैं? सुनो सुनो। पर लेखक चुप था। फिर आवाज आई, फिर वो ओस की बूंद कहती है सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया, अब लेखक से रहा नहीं गया, मेरे मुख से निकल गया कहो कहो। जब वो बोल रही थी उसकी बूथ सुनो सुनो, तो लेखक ने भी सामने से कह दिया कहो कहो। तो ओस की बूंद बेटा मानो प्रसन्नता से हिली और बोली मैं ओस हूं। फिर ओस की बूंद जब उसने ऐसे प्रतिक्रिया की कि कहो, तो उसने हंस के, इतनी उसको खुशी हो गई कि चलो मुझसे किसी ने बात तो किया। फिर वो अपना परिचय देती है कि मैं ओस हूं। लेखक कहता है मैं जानता हूं, मैंने कहा लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी। फिर ओस कहती है कि आपको पता है लोग मुझे पानी भी कहते हैं, कोई जल भी कहता है। तो लेखक कहता है मुझे मालूम है। फिर ओस कहती है मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। फिर वो कहती है कि मैं ये जो बेर का पेड़ है इसके अंदर से आई हूँ। फिर लेखक कहता है झूठी। मैंने कहा और सोचा बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? फिर लेखक कहता है कि तुम झूठ बोलती हो। बेर के पेड़ से के अंदर से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? बच्चों टर्न योर पेज। बूंद फिर हिली, और मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ। जब इसने ऐसे बोला ना कि क्या पेड़ के पानी से फव्वारा निकलता है, तो उसको बहुत दुख हुआ बूंद को कि ये मेरे ऊपर इतना विश्वास करता है। फिर वो कहती है सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। अब वो बोलती है लेखक को कि तुम सुनो पहले मेरी बात। मैं इस पेड़ के पास की भूमि, मतलब पेड़ के पास जो जमीन थी बच्चों, उसको पानी तो दिया ही जाता है, सींचा जाता है, जो जमीन सोख लेती है पानी, पर पानी का भाग तो नीचे होता ही है। पास की भूमि में बहुत दिनों से वो बूंद बोल रही थी कि मैं इधर उधर घूम रही थी,
और मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी। जो कण थे, मतलब जब पानी अंदर सोख लेता है बच्चों, तो वो बूंद, वो कण हो जाते हैं अंदर। तो मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। और एक दिन लोग मैं जो है कणों का हृदय टटोल रही थी और उसी में मैं पकड़ ली गई। तो लेखक बोलता है कैसे, मैंने पूछा। फिर वो बताती है, वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। वो ओस की बूंद बोलती है कि लेखक को कि आप जो वो पेड़ देख रहे हैं वह ऊपर से ही इतना बड़ा नहीं है। वो जितना बड़ा ऊपर है उतना ही वो पृथ्वी के अंदर भी उतना ही बड़ा है बेटा। उसका जो रूट होता है पेड़ का, वो जमीन के अंदर होता है बिल्कुल। तभी तो जमीन इतनी मजबूत, तभी तो पेड़ इतनी मजबूती से बेटा हर हवा तूफान झंझावात को झेलता है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वो बताती है कि ये जो पेड़ है उसकी बड़ी जड़ भी है, छोटी जड़ भी है, और उसके रोए मतलब उसमें से जो पतले पतले डोरे जैसे, धागे जैसे निकले रहते हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। वो बताती है कि वो जो रोए होते हैं पतले पतले, वो बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वो बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। फिर वो ये बताती है कि ये जो छोटी जड़ और बड़ी जड़ नहीं, लेकिन उसके जो पतले पतले रोए हैं वो जो है बलपूर्वक हम लोगों को पृथ्वी में से खींच लेते हैं। बच्चों, उन रोओं पे पानी आ जाता है ना। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। वो बोल रही है कि कुछ को तो पेड़ खा जाते हैं, मतलब वो पेड़ जो है बेटा पानी को सोख लेता है, तभी तो वो बड़ा होता है ना, अपने में ऑब्जर्व कर लेता है, तभी वो पेड़ ग्रीन रहता है। तो उसी को वो बता रही है कि कुछ को तो वो खा जाते हैं और अधिकांश को वो कुछ को छीन कर उनसे वो बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। लेखक बताता है कि ये बताते हुए उसका शरीर जो है वो क्रोध और घृणा से कांप उठा। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? वो ओस की बूथ बताती है लेखक को कि तुम क्या समझते हो कि ये जो पेड़ इतना बड़ा हो गया, इतना विशाल हो गया, ये यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। वो बूंद बताती है कि इस पेड़ को इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधु मतलब ये ढेर सारी जल की बूंदों ने अपने प्राण को न्यौछावर किया है। मतलब उस वो पानी वो पेड़ सोख लेता है, तब तो जाकर के ये सब इतने बड़े हुए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था, और ओस की बूंद जो है बेटा अपनी कहानी लेखक को सुना रही थी, और लेखक उसकी कहानी बड़े ध्यान से सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी। खनिज मतलब बेटा ऐसा बोला जाता है ना कि जो जल पानी होता है, जो देखो वर्षा का जल आता है और जमीन के अंदर जाता है, जो लोग हैंड पाइप की पानी और नदी का पानी पीते हैं उसमें ढेर सारे खनिज, ढेर सारे तत्व जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं वो उस पानी में होते हैं। लेकिन आज का जमाना क्या हो गया है बच्चों, पानी इतना पोल्यूटेड हो गया है कि लोगों ने आरओ का पानी पीना चालू कर दिया है। उसको इतना क्लीन करके हम पानी पीते हैं, इसीलिए हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती जा रही है। पहले लोग खेलते इसी तरह नदियों का पानी पी लेते, कुएं का पानी पी लेते थे, कितने मजबूत और स्वस्थ रहते थे, एक भी रोग नहीं होता था। लेकिन आज का जो समय है, जो इतना हम बिस्लेरी का बॉटल पीते हैं, सारा इतना पानी को क्लीन, और उसका भी रीजन है कि इतना अभी पोल्यूशन जो बढ़ गया है। लेकिन जो रियल पानी होता है बच्चों, तो वो बताती है कि भूमि के ये जो पूरे खनिज मतलब जो तत्व हैं अच्छे अच्छे, उसको मैं अपने शरीर में घुलाकर आनंद से खुशी खुशी मैं फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। और वो बोलती है कि दुर्भाग्यवश ये जो पेड़ का एक रोया है उससे मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी और छूते ही वो बेचारी कांप गई और दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। और वो बूंद बताती है लेखक को कि वो जो रोए होते हैं जब एक बार हमको पकड़ लेते हैं तो फिर वो छोड़ते नहीं हैं। मैं रोए से खींच ली गई। और वो बताती है कि वो जो पेड़ का रोया है, मतलब पतला पतला, उसके जो जड़ में सोड़ नहीं होते हैं, वो जो बच्चों शाखाएं जो छोटी 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 होती है, उससे मैं खींच ली गई।
फिर वो पूछता है फिर क्या हुआ। मैंने पूछा, क्योंकि अब तो लेखक की उत्सुकता बढ़ गई, मेरी उत्सुकता बढ़ चली कि यार इतनी बड़ी कहानी ये बता रही है, तो लेखक को भी उत्सुकता आ गई। उसने पूछा फिर क्या हुआ। फिर वो बता, मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो। मेर वो बोलती है कि मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। पानी जब खींच लिया जाता है बच्चों, तो उसको लोग एक जगह बंद इकट्ठा करते हैं ना। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया। वो बोलती है कि मेरा एक भाई भी, मेरे मतलब एक कोई दूसरा भी बूंद जो है वो पकड़ा गया होगा, लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था और उसके लिए भाई बड़ा होगा तो स्थान बनाने के लिए इसको दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी और एक बूंद और मेरा हाथ पकड़ करके ऊपर की तरफ मुझे खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली। वो बताती है कि वो भाई और जो मेरा हाथ एक बूंद और पकड़कर खींच रही थी, उस दोनों के बीच में मैं पिस गई। मैं लगभग 3 दिन तक यह सासत भोगती रही। और वो बताती है बूंद कि लगभग मैं 3 दिन तक ये प्रॉब्लम, ये कठिनता से मेरा समय बीत रहा है। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। और बेटा, वो पत्ते के छोटे छोटे नन्हे नन्हे जो होल होते हैं लीव्स में, पत्तों में, उसमें से वो जैसे तैसे अपनी बूंद जो है जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पे पहुंचते ही उड़ जाऊंगी। उसको ऐसा लगा कि पत्ते पे जैसे ही पहुंचेगी वो उसकी बूंद, तो वो उड़ जाएगी। उड़ जाएगी मतलब बेटा, जब सूरज निकलता है तो उसकी गर्मी से वो भाप बन करके उड़ जाता है, तो उड़ जाऊंगी। परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी। लेकिन जैसे ही वो बूंद बेटा पत्तों पे आई, उसको पता चला कि अब तो अंधेरा होने वाला है, रात होने वाला है। तो रात में तो कैसे वो उड़ेगी ना, उसको रात भर तो ठहरना पड़ेगा, क्योंकि वो उड़ तभी सकती है जब सूर्य निकले। और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं। और वो बताती है कि जिसके कारण हम लोग उड़ते हैं वो सूरज अब जा चुका था और वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है। और वो बताती है कि इस वायुमंडल में जो है, एनवायरमेंट में इतने जल के कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां पे कोई स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पे ही सिकुड़ी पड़ी रही। बच्चों टर्न योर पेज। वो बोलती है बूंद कि मैं अपने भाग्य पे भरोसा करके इन पत्तों पे ही आकर के सिकुड़ कर पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पे कूद पड़ी। और जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरी जान में जान आई और अपनी रक्षा करने के लिए मैं तुम्हारे ऊपर कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। लेखक कहता है कि उसकी एक दुख भरी कहानी का लेखक के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा। फिर मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें न छू सकेगा। लेखक उसे आश्वासन देता है कि बूंद, जब तक तुम मेरे हथेली में हो, मेरे पास हो, तुम्हें कोई भी पत्ता छू नहीं सकेगा। भैया, तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। बूंद उसे धन्यवाद देती है लेखक को। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। और वो बूंद बोलती है कि जब तक सूरज नहीं निकलता है तभी तक मैं अपना रक्षा आपसे चाहती हूँ, तब तक आप मेरी रक्षा कीजिए। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। और वो बूंद बोलती है कि जैसे ही सूर्य निकलेगा, उनकी शक्ति पाते ही, उनके उनके निकलने के बाद ही मेरे अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि मैं उड़ जाऊंगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। वो बताती है कि मेरा जो जीवन है वो विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। फिर वो बोलती है कि इतनी लंबी मेरी कहानी है कि जब मैं उसके बारे में तुम्हें बताऊंगी तो तुम्हारा हाथ जरा भी दुखेगा नहीं, तुम डरो मत। फिर लेखक कहता है, अच्छा सुनाओ। फिर वो बताती है, बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हद्रजन। हद्रजन का मतलब बच्चों हाइड्रोजन। आप लोगों ने देखो, अभी ये पूरा साइंस का विषय है, विज्ञान का। और ओशजन, ओशजन मतलब ऑक्सीजन नामक 2 गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। उसने बोला कि मेरे पुरखे, मतलब पुरखे कौन होते बेटा, दादा के परदादा। वो तो वो कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
ये दो गैस हैं बच्चों जो सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था, और सूर्यमंडल जो है उसका तो बेटा एक निश्चित स्पेस है जिसपे वो अपना चक्कर काटता रहता है। वे दिन थे जो सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वो कौन सा समय होता है बेटा? दिन। और जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, वे दिन थे, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल, जब बेटा ब्रह्मांड में उथल पुथल मचा हुआ था, तब सूर्यमंडल उस समय वो अपना चक्कर काट रहा था। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे, और उसमें जो है ढेर सारे ग्रह और उपग्रह, हमारे ग्रह है ना बेटा सब, ये सोलर सिस्टम पूरा है ना, नेपच्यून और ये सब ल्यूनर, ये सारे है ना जो आप लोग पढ़ते हो, ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। नेपच्यून, वीनस, सैटर्न, प्लूटो, ये सारे हैं ना। तो वो ग्रह और उपग्रह वही वो बता रही है कि जब पूरा ब्रह्मांड में उथल पुथल मचा हुआ था, सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पे एक चक्कर काट रहा था, और उसी समय नया ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। कैसे उसका निर्माण हुआ वो ये बता रही है। तो वो बोलता है, ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? वो बोलता है, रुको रुको, क्या तुम्हारे जो पुरखे हैं जिसकी तुम बात कर रहे हो वो अब सूर्यमंडल में नहीं है? तो वो बोलती है, हैं, उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। वो बोलती है कि उनके जो वंशज हैं वो अभी भी, लोग बोलते हैं ना बेटा सूर्य के पास कोई जा नहीं सकता, वहां इतनी बड़ी लपट होती है कि आदमी जल जाता है। तो वही वो बोलता है कि उसकी भयावह जो लपटें हैं अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। सूर्य निकलता है तो कैसा होता है बेटा? एकदम लाल, ऐसे लगता है कि कोई लाल आग का कोई गोला है, और कैसे शरीर में गर्मी आने लगती है। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। वो बोलती है कि मेरे जो पुरखे थे वो बड़ी खुशी से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई दिया। वो बोलती है कि जो मेरे पुरखे थे बड़ी खुशी खुशी, वो जो ग्रह उपग्रह थे बच्चों, वो सूर्य की धरातल पे ऐसे नाचते, मतलब चक्कर काटते रहते थे। पर एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। एक बहुत बड़ा प्रकाश का पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। चौंधियाने मतलब उस पिंड में इतना प्रकाश था, इतनी लाइट थी कि आंखें बिल्कुल ठहरती नहीं थी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था, और वो जो पिंड आ रहा था वो सूर्य की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। ज्यों-ज्यों पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। वो जैसे जैसे पास आ रहा था वो सूर्य का पिंड, अरे प्रकाश का पिंड, उसका आकार बड़ा होता जा रहा था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। सोच लो, सूर्य को ही हम बड़ा कहते हैं, पर वो प्रकाश पिंड सूर्य से भी बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा, और उसकी जो इतनी आकर्षण शक्ति थी उस प्रकाश पिंड की बच्चों, उसको देखकर सूर्य कांपने लगा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रह राज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। ऐसा लग रहा था कि वो जो प्रकाश पिंड आ रहा था उससे टकराकर हमारा सूर्य जो है वो चूर चूर हो जाएगा। पर वैसा न हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला। फिर वो क्या बताती है कि वो जो प्रकाश पिंड था वो सूर्य के पास आते उसके सहस्त्र मील आगे से ही दूसरी तरफ वो घूम गया। परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। पर उसमें बच्चों इतनी आकर्षण शक्ति और इतना आवाज था कि उसके भीषण आकर्षण से सूर्य का जो एक भाग है वो टूटकर उसके पीछे चल पड़ा। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका, और सूर्य से जो टूटा हुआ एक हिस्सा था उसको इतना खिंचाव था कि उसको वो संभाल न सका, और वो जो टुकड़ा था वो कई टुकड़ों में टूट गया। और सूर्य का जो एक टुकड़ा बेटा, एक भाग जो टूटा था वो कई टुकड़ों में, सैकड़ों टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। अब देखो ये पृथ्वी कैसे बनी, दिमाग में आता है ना कि ये पृथ्वी बनी होगी, पहले इस पृथ्वी पे कौन आया होगा, सारे लोग कैसे आए होंगे, किसने इसका निर्माण किया होगा। तो वो बूंद बताती है बेटा
कि वो जो उसके सूर्य के का एक टुकड़ा टूटा था और उसमें कई टुकड़े हुए, उन्हीं में से एक टुकड़ा ये जो है हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। और शुरू शुरू में ये जो पृथ्वी थी वो बता रही है, शुरू शुरू में ये बहुत बड़ा एक आग का गोला थी। तो वो बोलता है ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? फिर वो लेखक के मन में उत्सुकता आती है, वो बोलता है कि उसमें तो लपटें थी, तो तुम पानी कैसे बन गई? वो बोलती है मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। वो बताती है कि मुझे इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन ये सही है कि हमारा जो ग्रह, जिस ग्रह पे हम रहते थे, यहाँ पे पृथ्वी पे जहाँ पे वो आई थी, वो ठंडा होता चला गया। बच्चों टर्न योर पेज। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन और ओसजन मतलब ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। और वो बताती है कि पर मुझे इतना याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रासायनिक क्रिया होती है बच्चों, उसको मिला करके क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया। उन्होंने बोला कि उन्होंने आपस में मिल करके हाइड्रोजन और ओसजन जो थे, अपना अस्तित्व, प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया और उसमें से उन्होंने मुझे उत्पन्न किया। अब वो कहाँ से पैदा हुई है वो बताती है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था बेटा, उसकी जो रासायनिक क्रिया होती है उसके कारण वो उत्पन्न हुई। कोई भी क्रिया होती है, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, हर का सूत्र होता है बच्चों। जैसे 2Mg+O2 = 2 MgU, ये मैग्नीशियम का सूत्र है। हाँ, और इसी तरह पानी का होता है, बिजली का होता है, हर अलग अलग उसके सूत्र होते हैं। तो वो बताती है कि उसी में से उसने तो अपना अस्तित्व तो गवा दिया असली, लेकिन उसी में से मैं उत्पन्न हुई। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। वो बताती है कि उस समय मैं सिर्फ भाप थी और भाप बनकर पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। फिर उसको बेटा याद नहीं है, चक्कर आ गया होगा या जो कुछ भी हुआ होगा, चारों तरफ घूम रही थी। फिर बाद में जब उसको होश आता है तो वो क्या पाती कि अरे वो तो बर्फ बन चुकी है, वही बूंद। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, वह अब अत्यंत छोटा हो गया। वो बोलती है, वो बताती है उसकी, पहले मेरा शरीर जो था वो भाप के रूप में था और फिर अब अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया है। वो बताती है कि अब मेरा ये पहले से 17वां भाग रह गया है। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। वो बताती है कि मैंने देखा कि मेरे असंख्य साथी सारे बर्फ बन गए थे। जहां तक दृष्टि जाती थी, बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर जाता था। वो बताती है कि वहां पे बेटा बर्फ के अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन उस बर्फ पे जब सूर्य की किरणें पड़ती थी तो ऐसा लगता था कि कितना सौंदर्य वहां बिखर गया। आप हिमालय पे जाइए बच्चों, जहाँ पे बर्फ रहती है और सुबह जब सूर्य निकलता है, आहा क्या सौंदर्य होता है वहां का। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने, कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे थे। वहां पे वो बताती है कि हमारे कितने साथी ऐसे थे कि बड़ी उत्सुकता से, जैसे जब आंधी चलती है तो बेटा तो वो बर्फ का टुकड़ा जो है वो बहुत ऊंचा उड़ता है और उछलने के लिए, कूदने के लिए। आप देखो जब ट्रैकिंग करने के लिए जाओ तो वहाँ सारे जब हवा चलती है और सूरज निकलता है तो वो सब बर्फ जो है, लोग बर्फ से कैसे उछलने कूदने के लिए कमर कसना बेटा ये मुहावरा है, तैयार बैठे रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ। लेखक कहता है कि अरे वहाँ तो बड़े आनंद का समय रहा होगा। तो वो बोलती है बड़े आनंद का, कितने दिनों तक? कई लाख वर्षों तक। फिर वो बोलती कई लाख? हाँ, चौको नहीं। लेखक कहता है कई लाख? वो बोलती है कई लाख वर्षों तक, कितने दिनों तक आनंद का समय रहा होगा? तो वो बोलती है कई लाख वर्षों तक। तो लेखक कहता है कई लाख? तो बोलती है हाँ, चौको नहीं। मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। वो बोलती है कि मेरे जीवन में 100-200 वर्ष जो दाल में नमक डालते हैं ना बेटा, उसके समान भी नहीं है।
मैंने ऐसे दीर्घजीवी मतलब इतने लंबे समय से वो पानी, सोचो, जिंदा है। ओस की बूंद जो वो कैसे बनी, वो जिंदा है। तो वही वो बोलती, मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना। फिर लेखक क्या कहता है, दीर्घजीवी, कि अरे बाप रे, 100-2 वर्ष तक इसका जीवन है। इतने इतने लंबे आयु से जीने वाली वस्तु से मैं वार्तालाप कर रहा हूँ। और ऐसे करते हुए बेटा वो अपने आप को धन्य मानता है, और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। और जब वो बताती है तो ओस की बूंद के प्रति बेटा लेखक को श्रद्धा उत्पन्न होती है। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हैं। वो फिर बताती है कि एक दिन शांति से बैठे हुए हवा से खेलने की कहानियां, कि हवा में कैसे कि उसकी कहानी सुन रहे थे, कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ कि मानो हम सरक रहे हों। सबके मुख पे हवाइयां उड़ने लगी। अब क्या होगा? वो सब डर गए कि अरे हम लोग सरक रहे हैं, क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में न था। अब जो इतना बच्चों वो बर्फ के रूप में इतने दिन आनंद से काट के आई थी, अब उसको ये था कि मेरे अंदर दुख सहन करने की शक्ति न थी। बहुत पता लगाने पे हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए। फिर बहुत पता लगाने पे पता चला कि उसके नीचे वाले जो भाई हैं उनके भार से दब करके क्या हो गए, पानी। बच्चों आपको पता है ये ग्लेशियर की बात हो रही है, कि जब बर्फ जम जाता है तो आपको पता है ग्लेशियर के ऊपर भी इग्लू जैसा वो घर बनाया जाता है, जो लोग उसके ऊपर रहते हैं ना। और इतना मोटा मोटा ग्लेशियर होता है बच्चों कि वो नीचे से वो वही मेल्ट होकर के नदी का पानी ये बनता है। नीचे से बर्फ जो है वो जब मेल्ट होता है तो ऊपर से कई जड़ी बूटियों से होते हुए बेटा वो गिरते हुए वो आता है। इसीलिए नदियों में देखो रेत होता है। तो अब बताते कि बहुत पता लगाने पे हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए, अर्थात वो ग्लेशियर नीचे से जो पिघल रहा था, उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका था। वो बोलती है जो मेरे दोस्त थे, सारे भाई थे जो ठोस थे मतलब बर्फ थे, अब वो क्या है, अब ठोसपन को छोड़ चुके हैं, मतलब वो पानी में परिवर्तित हो गए हैं। और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले थे, और उनका जो तरल शरीर था मतलब जो पानी था उसके ऊपर हम फिसलने लगे थे। तभी तो वो ऊपर बोली है ना कि ऐसा लगा कि हम सरक रहे हैं। बच्चों यहाँ तक ही हम पढ़ाते हैं। अब दूसरा जो है बच्चों पेज नंबर 99 से नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को समझाएंगे। धन्यवाद।